हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल और एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है। वहाँ पर विधि से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पीछे जो महिला कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था 18 और 19 सितंबर को, वहाँ पर विधि से संबंधित ढेर सारे प्रश्न पूछे गए थे। इसलिए हमने विधि से संबंधित एक नई सीरीज की शुरुआत कर रखी है, जिसमें हम विधि आयोग के बारे में जान चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि उस वीडियो में बताया गया है कि विधि आयोग का आईपीसी के साथ क्या कनेक्शन है। इस वीडियो में हम भारतीय दंड संहिता के बारे में जानेंगे, और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और इस वीडियो में हम आईपीसी से संबंधित उन्हीं अध्यायों या फिर उन्हीं धाराओं को पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय दंड संहिता को उर्दू में ताज़-ए-रात-ए-हिंद भी बोला जाता है, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है इंडियन पीनल कोड। इसका पूरा नाम है भारतीय दंड संहिता 1860। भारतीय दंड संहिता 1860 को ब्रिटिश संसद में पारित किया गया था 6 अक्टूबर 1860 को, और इसलिए इसका नाम पड़ा भारतीय दंड संहिता 1860। भारतीय दंड संहिता 1860 को लागू किया गया था 1 जनवरी 1862 को। तो याद रखना, ब्रिटिश संसद में पारित किया गया था आईपीसी को 6 अक्टूबर 1860 को, और लागू किया गया था 1 जनवरी 1862 को। इसमें कुल 23 अध्याय हैं और 511 धाराएँ हैं। सबसे बड़ा अध्याय है अध्याय 17वां, और सबसे छोटा अध्याय है अध्याय 23वां। ओके। आईपीसी जैसा प्रारूप अपनाने वाले देशों की बात करें तो म्यांमार, मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन देशों ने आईपीसी जैसा प्रारूप अपना रखा है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आइए जान लेते हैं आईपीसी के अध्याय और उनसे संबंधित धाराओं के बारे में। अध्याय 1, इसमें नाम और विस्तार के बारे में बताया गया है। आईपीसी का पूरा नाम है भारतीय दंड संहिता 1860, और ये पूरे देश में लागू होती है। पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होती थी। जम्मू कश्मीर में पहले रणबीर पीनल कोड यानी कि आरपीसी लागू होता था, लेकिन वर्तमान में पूरे देश में इवन जम्मू कश्मीर में भी आईपीसी लागू होती है। अध्याय 1 में धारा 1 से लेकर 5 तक है। धारा 1 में इसका पूरा नाम बताया गया है भारतीय दंड संहिता 1860, और धारा 2 में बताया गया कि भारत की सीमाओं के भीतर किए गए अपराध आईपीसी के तहत ही ट्रीट किए जाएंगे, और भारत की सीमा है समुद्र में 12 नॉटिकल मील तक। समुद्र में यदि 12 नॉटिकल मील तक भी कोई अपराध होता है तो उसको आईपीसी के तहत ही ट्रीट किया जाएगा। धारा 2 के अपवादों की बात करें तो राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजदूत, दूतावास और विदेशी सेना, इन सब पर आईपीसी की धारा 2 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, चाहे कोई भी मामला हो, आपराधिक मामला हो या फिर दीवानी मामला हो। यहाँ पर मैं अपराध के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। अपराध के लिए आवश्यक तत्व हैं 4। कौन कौन से हैं? मानव, दुराशय, योजना का क्रियान्वयन और क्षति। अगर ये 4 काम हो रहे हैं, ये 4 तत्व हैं, तो ही अपराध माना जाएगा, अन्यथा अपराध नहीं माना जाएगा। दुराशय का मतलब होता है बुरा आशय, गलत सोच। जब किसी काम को करने को लेकर गलत सोच होती है उसको बोला जाता है दुराशय यानी कि मेंसरिया। अगर ये 4 तत्व हैं तो ही अपराध माना जाएगा। ठीक है। अपराध 2 प्रकार के होते हैं, संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध होते हैं अति गंभीर, जो बड़े बड़े अपराध होते हैं ना, वो होते हैं संज्ञेय अपराध, जैसे कि चोरी कर ली या फिर किसी की हत्या कर दी, ये संज्ञेय अपराध होते हैं। और संज्ञेय अपराध में व्यक्ति को बिना वारंट के ही गिरफ्तार किया जा सकता है। दूसरे होते हैं असंज्ञेय अपराध। असंज्ञेय अपराध में छोटे मोटे अपराध आते हैं, जैसे कि किसी को थप्पड़ मार दिया या फिर बाल नोच लिए या फिर झाड़ू ही चुरा लिया किसी का, इनको बोला जाता है असंज्ञेय अपराध। और असंज्ञेय अपराधों में व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पहले वारंट जारी किया जाता है और फिर गिरफ्तार किया जाता है। ठीक है। मामलों की बात करें तो मामले 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, आपराधिक मामले और दीवानी मामले। आपराधिक मामले वे होते हैं जिनमें सज़ा और जुर्माना दोनों का प्रावधान किया जाता है, जबकि दीवानी मामलों में सिर्फ़ और सिर्फ क्षतिपूर्ति की जाती है और कुछ नहीं दिया जाता, यानी कि इनमें क्षतिपूर्ति की जाती है, सज़ा वगैरह नहीं दी जाती है। ओके, आइए बढ़ते हैं आगे। धारा 3 में बताया गया है भारत की सीमाओं से वो अपराध भी आईपीसी के तहत ही ट्रीट किया जाएगा, लेकिन वो अपराध भारतीय द्वारा किया गया हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, भारत का कोई व्यक्ति जाकर यूएसए में अपराध कर देता है
तो उसको भी आईपीसी के तहत ही सजा दी जाएगी। ये बात लिखी हुई है धारा 3 में, ठीक है ना। अगले अध्याय पर बढ़ते हैं। दूसरा अध्याय महत्वपूर्ण परिभाषाओं से संबंधित है और इसमें धारा 6 से लेकर 52 तक बताया गया है। इसकी धारा 10 है जो, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हालांकि यहाँ पर उसका उल्लेख नहीं किया गया है। धारा 10 में स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग के बारे में बताया गया है। सभी लड़के पुरुष कहलाएंगे और सभी लड़कियाँ स्त्री कहलाएंगी, ये बात लिखी हुई है धारा 10 में। धारा 21 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट धारा है, इसमें लोक सेवक की परिभाषा के बारे में बताया गया है। लोक सेवक कौन होते हैं? जो सरकार से कुछ पैसा लेकर उसका काम करते हैं, वो कहलाते हैं लोक सेवक। इनकी परिभाषा लिखी हुई है धारा 21 में। धारा 21 में जो लोक सेवक हैं उनमें किन किन को शामिल किया जाएगा और किन को शामिल नहीं किया जाएगा, आइए देख लेते हैं। अध्यापक, पुलिस, न्यायाधीश, निर्वाचन कार्यकर्ता, लोक स्वास्थ्य कर्मचारी, होमगार्ड, कोतवाल, सांसद, मुख्यमंत्री, सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष तथा सेना के स्थायी आयुक्त, ये सारे के सारे लोक सेवा की परिभाषा में शामिल हैं। लोक सेवा की परिभाषा में कौन शामिल नहीं है? विधायक, नगरपालिका पार्षद, ग्राम प्रधान और जिला पंचायत के सदस्य, ये लोक सेवक की परिभाषा में शामिल नहीं है। तो हमें अच्छे से याद रखना है कि लोक सेवक की परिभाषा में कौन कौन शामिल है और कौन कौन शामिल नहीं है। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। धारा 22। धारा 22 में जंगम संपत्ति के बारे में बताया गया है, जो मूवेबल संपत्ति होती है उसके बारे में बताया गया है। जंगम संपत्ति कौन सी होती है? जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, कार, स्कूटर, ये सारी की सारी जंगम संपत्ति है, क्योंकि इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। जैसे पेड़ है, जब तक पेड़ को नहीं काटा जाता वो अजंगम संपत्ति है, लेकिन अगर पेड़ को काट दिया जाए तो वो जंगम संपत्ति है, क्योंकि उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। घर जंगम संपत्ति नहीं है, घर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता, घर एक जंगम संपत्ति नहीं है। तो याद रखना, जंगम संपत्ति के बारे में धारा 22 में बताया गया है। धारा 34 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है। इसमें सामान्य आशय के बारे में बताया गया है। क्या होता है सामान्य आशय? इन सिंपल लैंग्वेज, साजिश, अपराध करने की साजिश को ही सामान्य आशय कहा जाता है। यानी कि पहले से योजना बना लेना, पहले से सहमति बना लेना, सामान्य आशय अर्थात कॉमन इंटेंसिव कहलाता है, ठीक है ना। सामान्य आशय के लिए ज़रूरी नहीं कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होंगे, 5 से कम व्यक्तियों के बीच भी सामान्य आशय हो सकता है। सामान्य आशय का एक मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल, ए, बी और सी, ये 3 व्यक्ति हैं। ए बी को मारना चाहता है और ए ने सी को रास्ते में खड़ा कर रखा है और ए ने बी को मार दिया है। पुलिस दोनों को पकड़ लेती है, ए और सी को। सी कहता है कि मैंने बी को नहीं मारा है, तो मेरे को क्यों पकड़ा गया है? पुलिस कहती है कि तू भी इस आशय में शामिल था, तू भी इस योजना में शामिल था कि बी को मारना है, इसलिए तेरे को पकड़ा गया है। यानी कि बेशक अपराध नहीं किया सी ने, लेकिन पकड़ा फिर भी जाएगा। क्यों? क्योंकि ये साजिश में शामिल था। तो इसी को बोला जाता है दुराशय, सामान्य आशय, यानी कि कॉमन इंटेंशन। ओके, बढ़ते आगे। आगे है अध्याय 3, मोस्ट इम्पोर्टेंट अध्याय है। इसमें दंड की परिभाषा और प्रकार के बारे में बताया गया है। याद कैसे करेंगे? देखिए, जो दंड शब्द है वो 3 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। तो इस प्रकार दंड का उल्लेख किस अध्याय में किया गया है? अध्याय 3 में। और इसकी परिभाषा प्रकार अध्याय 3 में ही बताए गए हैं। धारा 53 से लेकर 75 तक फैला हुआ है अध्याय 3। धारा 53 मोस्ट इम्पोर्टेंट धारा है। इसमें दंड के प्रकारों के बारे में बताया गया है। दंड 5 प्रकार के होते हैं। पहले 6 प्रकार के होते थे। काला पानी भी एक दंड होता था पहले, लेकिन वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में दंड 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मृत्युदंड, आजीवन कारावास, संपत्ति का समापन और जुर्माना। और इनमें से सबसे कठोर दंड है जो, वो है मृत्युदंड। उसके बाद आजीवन कारावास, जो कि पूरे जीवन के लिए होता है। कारावास 2 प्रकार का होता है, सश्रम कारावास और साधारण कारावास। सश्रम कारावास में जेल में काम भी करवाया जाता है और साधारण कारावास में कोई काम नहीं करवाया जाता। संपत्ति का समापन का मतलब क्या होता है? जो भी प्रॉपर्टी हो उसको जब्त कर लिया जाता है, फोरफिज कर लिया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि जो बड़े बड़े घोटालेबाज होते हैं ना, जो घोटाला कर देश से बाहर चले जाते हैं, जैसे कि नीरव मोदी, उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाता है। ये होता है संपत्ति का समापन, जुर्माना। ये 5 प्रकार के दंड होते हैं, ठीक है ना।
इसको भी हम याद रखना है अच्छे से। बाय द वे मैं यहाँ पर यह बताना चाहूँगा कि मृत्युदंड विशेष केसों में दिया जाएगा, जघन्य अपराधों में ही मृत्युदंड दिया जाता है। कौन कौन सी धाराओं के संदर्भ में मृत्युदंड दिया जा सकता है आप लिख सकते हैं। धारा 121 क्या होती है आगे जानेंगे। धारा 132, धारा 194, धारा 302, धारा 305, धारा 307, इन सब धाराओं में मृत्युदंड दिया जा सकता है, मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। ओके, बढ़ते आगे। धारा 67 ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है जुर्माना न देने पर कारावास का अनुपात। फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया और उस पर जुर्माना लगाया गया है और वो जुर्माना नहीं देता है तो उसको कितने समय तक जेल में रखा जाएगा, ये बात लिखी हुई है धारा 67 में। आपको ये डाटा बिल्कुल एज इट इज़ याद रखना है। अगर किसी व्यक्ति को 50 रुपये तक का जुर्माना देना था और उसने नहीं दिया तो उसको कितने समय तक जेल में रखा जाएगा, 2 महीने तक। ओके, अगर किसी व्यक्ति को 50 से 100 रुपये तक का जुर्माना देना था लेकिन नहीं दिया तो उसको रखा जाएगा 4 महीने तक जेल में। अगर किसी व्यक्ति को जुर्माना देना है 100 से अधिक और वो नहीं देता तो उसको 6 महीने तक जेल में रखा जाएगा। ठीक है ना, तो आपको ये अनुपात एज इट इज याद रखना है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। धारा 73 एकांत परिरोध के बारे में बताती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट धारा है ये भी। एकांत परिरोध की परिभाषा किसमें लिखी हुई है, धारा 73 में। एकांत परिरोध का मतलब होता है बिल्कुल अकेले रखना, बंद करके रखना, कोई भी नहीं उसके आसपास जाएगा, ये होता है एकांत परिरोध। एकांत परिरोध की धारा किसमें है, एकांत परिरोध की परिभाषा किसमें है, धारा 73 में। और वहीं एकांत परिरोध की अवधि बताई गई है धारा 74 में। धारा 74 में एकांत परिरोध की अवधि बताई गई है। क्या अवधि होती है, अगर किसी व्यक्ति को 6 महीने की सज़ा हुई है तो उसको एक महीने तक एकांत परिरोध में रखा जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को 6 महीने से एक वर्ष तक की सज़ा हुई है तो उसको 2 महीने के लिए एकांत परिरोध में रखा जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को 1 वर्ष से अधिक की सज़ा हुई है तो उसको 3 महीने तक एकांत परिरोध में रखा जा सकता है। ये रेशो आपको एज इट इज याद रखना है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और आपको एक बात और याद रखनी है, चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, एकांत परिरोध की अवधि 14 दिन से अधिक नहीं हो सकती और 1 महीने में एकांत परिरोध की अवधि 7 दिन से अधिक नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा अपराध कर दिया है जिसकी वजह से उसको 6 महीने की सज़ा हो गई है। अगर 6 महीने की सज़ा हुई है तो उसको 1 महीने के लिए एकांत परिरोध में रखा जा सकता है। अगर उसको 1 महीने के लिए एकांत परिरोध में रखा जाता है तो उसको लगातार 7 दिन से अधिक तक एकांत परिरोध में नहीं रखा जा सकता। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति को 1 वर्ष से अधिक की सज़ा हुई है तो उसको 3 महीने तक एकांत परिरोध में रखा जा सकता है। इन 3 महीनों में उसको कभी भी लगातार 14 दिन तक एकांत परिरोध में नहीं रखा जा सकता। ठीक है, बढ़ते आगे। अध्याय 4 में साधारण अपवाद और निजी प्रतिरक्षा के बारे में बताया गया है और इसमें धाराएं हैं 76 से लेकर 106। साधारण अपवाद का मतलब ये है कि आईपीसी किन किन पर लागू नहीं होती या फिर कौन से ऐसे केस हैं जहां पर आईपीसी लागू नहीं होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पुलिसकर्मी है जो कि अपनी ड्यूटी कर रहा है और उसको आदेश दिया गया है कि अगर ये व्यक्ति, कोई विशेष व्यक्ति जो अपराध करके निकला है, यहाँ से गुजरता है तो आप उसको गोली मार दोगे। और उस पुलिसकर्मी ने ऐसा ही किया और वो मर जाता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि उस पुलिसकर्मी को जेल में डाल दिया जाएगा। उसने अपराध किया है लेकिन वो अपराध क्षमा योग्य है क्योंकि उसको आदेश दिया गया था ऐसा करने के लिए, इसलिए उसने ऐसा किया है। तो इस अपराध को क्षमा योग्य अपराध बोला जाएगा और इसका उल्लेख धारा 4 में किया गया है। निजी प्रतिरक्षा क्या होती है आने वाली स्लाइड में आपको पता चल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। धारा 82 मोस्ट इम्पोर्टेंट धाराओं में शामिल है। इसमें बताया गया है कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा किया गया अपराध क्षमा योग्य होगा। वहीं धारा 83 में बताया गया है 7 वर्ष से 12 वर्ष तक के बच्चे द्वारा किया गया अपराध भी क्षमा योग्य होगा। लेकिन इस केस में उस बच्चे को ये प्रूव करना होगा कि उसके द्वारा जो कार्य किया गया है या उसके द्वारा जो अपराध किया गया है उसके बारे में उसको ज़रा सी भी नॉलेज नहीं थी। तो याद रखना, 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा किया गया अपराध नहीं माना जाएगा या फिर क्षमा योग्य अपराध होगा। ये बात लिखी हुई है धारा 82 में।
और 7 से 12 वर्ष की आयु तक के बच्चे द्वारा किया गया अपराध भी अपराध नहीं माना जाएगा, लेकिन बच्चे को प्रूव करना होगा कि उसके द्वारा जो अपराध किया गया है उसके बारे में उसको कतई जानकारी नहीं थी। ये बात लिखी हुई है धारा 73 में। धारा 96 में प्राइवेट प्रतिरक्षा के बारे में बताया गया है। प्राइवेट प्रतिरक्षा क्या होती है? इन सिंपल लैंग्वेज, खुद को बचाने के लिए अगर दूसरों पे अटैक किया जाता है वो होती है प्राइवेट प्रतिरक्षा। ठीक है ना। धारा 100 कहती है निजी प्रतिरक्षा यानी कि प्राइवेट प्रतिरक्षा में कब मृत्यु कारित की जा सकती है, मृत्यु कब कर सकती है। अगर किसी व्यक्ति को ये लग रहा है कि सामने वाला मेरी मृत्यु कर सकता है तो वो उस व्यक्ति को मार सकता है। ठीक है ना। या फिर अगर किसी लड़की को ये लगता है कि ये लड़के या फिर ये लड़का मेरे साथ कुछ गलत कर सकता है तो वो लड़की उस लड़के को मार सकती है, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए मार सकती है। ठीक है ना। ठीक ऐसी एसिड अटैक होने का डर है तो मारा जा सकता है व्यक्ति को। अगर व्यापहरण या फिर अपहरण, व्यापहरण और अपहरण में क्या डिफरेंस होता है मैं आगे बताऊंगा। अगर ये केसेस भी सामने आते हैं तो इन दशाओं में भी अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए सामने वाले की मृत्यु की जा सकती है। ठीक है ना। देख लेते हैं अध्याय 5। अध्याय 5 में बताया गया है दुष्प्रेरण के बारे में। धारा 107 से लेकर 120 तक। दुष्प्रेरण जैसे कि अभिप्रेरण होता है। अभिप्रेरण का मतलब क्या होता है? मोटिवेट करना किसी को। जैसे कि हमारे माता पिता हमें मोटिवेट करते हैं कि चाहे तू कुछ भी कर हम तेरे साथ हैं। ठीक है ना। दुष्प्रेरण का इसका उल्टा होता है। दुष्प्रेरण में डिमोटिवेट किया जाता है, कुछ गलत काम करने को कहा जाता है। ठीक है ना। दुष्प्रेरण के बारे में अध्याय 5 में बताया गया है। बढ़ते आगे। अध्याय 6 में राज्य के विरुद्ध अपराध के बारे में बताया गया है। इसको याद कैसे करेंगे? जो हमारा राज्य है हरियाणा, वो खेल के क्षेत्र में सभी राज्यों के छक्के छुड़ा रहा है। हरियाणा राज्य है खेल के क्षेत्र में सभी राज्यों के छक्के छुड़ा रहा है। छक्के यानी कि अध्याय 6। अध्याय 6 में राज्य के विरुद्ध अपराध के बारे में बताया गया है। धारा 121 से लेकर 130 तक। ओके। धारा 121 क्या कहती है? भारत सरकार के विरुद्ध किया गया युद्ध या फिर युद्ध का प्रयत्न, ये धारा 121 में बताया गया है और इसके लिए मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। यानी कि केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार, इनके खिलाफ कोई युद्ध किया जाता है या फिर युद्ध करने की कोशिश की जाती है तो मृत्युदंड दिया जा सकता है धारा 121 के तहत। ओके। धारा 124 ए जो कि चर्चा में रहती है, इसमें राजद्रोह के बारे में बताया गया है। याद रखना, राजद्रोह के बारे में बताया गया है, ना कि देशद्रोह के बारे में। आईपीसी में देशद्रोह शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, राजद्रोह शब्द लिखा हुआ है। राजद्रोह का मतलब तो आप समझते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी व्यक्ति है लिखित रूप से या फिर मौखिक रूप से राज्य के विरुद्ध बोलता है या फिर जनता को भड़काता है राज्य के विरुद्ध, तो उस व्यक्ति पर धारा 124 लाद दी जाती है, यानी कि उसको राजद्रोह का मुकदमा झेलना पड़ता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अध्याय 8। अध्याय 8 में लोक शांति के विरुद्ध अपराध के बारे में बताया गया है। धारा 141 से लेकर 160 तक। धारा 146 में क्या बताया गया है? बलवा के बारे में। बलवा का मतलब क्या होता है? बलपूर्वक विधि के विरुद्ध कार्य करना या फिर काम करने को कहना, ये होता है बलवा। बलवा के लिए 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होते हैं। और याद रखना, बलवा कभी भी प्राइवेट प्लेसेस पर नहीं होता, केवल और केवल सार्वजनिक स्थानों पर ही होता है। ठीक है ना। तो बलवा का उल्लेख इसमें किया गया है धारा 146 में। धारा 159 में दंगे का उल्लेख किया गया है। दंगे की परिभाषा के बारे में बताया गया है। दंगा और बलवा में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, बलवा केवल और केवल सार्वजनिक स्थानों पर होता है। ठीक है ना। लेकिन दंगा सार्वजनिक स्थानों के साथ साथ प्राइवेट स्थानों पर भी हो सकता है। और दंगे में दोनों पक्ष सक्रिय होते हैं। जैसे कि ये ए है और ये बी है, ए बी को माना जाता है, बी ए को माना जाता है। ठीक है ना। दोनों पक्ष सक्रिय है ना, दोनों पक्ष सक्रिय हैं तो इसको क्या बोला जाएगा? दंगा बोला जाएगा। और दंगे में भी 5 या 5 से ज़्यादा व्यक्ति हो सकते हैं। ठीक है ना। ज़रूरी नहीं होंगे, हो सकते हैं। ओके। बढ़ते आगे। अध्याय 16 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट अध्याय है, क्योंकि ये अध्याय हमारे शरीर को प्रभावित करने वाला अध्याय है। और इस अध्याय की जितनी भी धाराएं हैं वो सारी की सारी इम्पोर्टेंट है। इन धाराओं को आपको घोंट के भी जाना अच्छे से। मोस्ट इम्पोर्टेंट अध्याय है ये। ठीक है ना। अध्याय 16 है जो ये मानव शरीर पर प्रभाव पड़ने वाले अपराधों के बारे में बताता है। इसमें धाराएं हैं 299 से लेकर 377। आइए देख लेते हैं इनकी धाराओं के बारे में। धारा 299
आपराधिक मानववध के बारे में बताती है। मानववध का मतलब क्या होता है, देखिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये ए व्यक्ति है, ये बी है, और बी के आगे कोई जानवर खड़ा हुआ है जिसको ए मारना चाहता है। ए जानवर को मारना चाहता है लेकिन गलती से मर जाता है बी, इसको बोला जाएगा आपराधिक मानववध। ठीक है ना। और आपराधिक मानववध की सज़ा का उल्लेख किया गया है धारा 304 में। अगर आपराधिक मानववध किया जाता है तो दंड क्या दिया जाएगा, आजीवन कारावास या फिर 10 साल की सज़ा। ओके। वहीं धारा 300 हत्या की परिभाषा के बारे में बताती है। हत्या का मतलब क्या होता है, देखिए मानववध और हत्या में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगा। जैसे ए व्यक्ति है और बी है। ए बी को नहीं मारना चाहता था लेकिन गलती से मर गया, ये क्या है, मानववध है। अगर ए बी को मारना चाहता है और मार देता है, ये हत्या है। तो समझ में आया क्या डिफरेंस है। और हत्या के बारे में जो परिभाषा वो तो धारा 300 में लिखी हुई है, और हत्या का दंड लिखा हुआ है धारा 302 में। अगर किसी व्यक्ति की हत्या की गई है, जिस भी व्यक्ति ने की है, उसको मृत्युदंड दिया जा सकता है या फिर आजीवन कारावास की सज़ा हो सकती है। ओके। धारा 301 में बताया गया है किसी भिन्न व्यक्ति की मृत्यु होना या फिर किसी भिन्न व्यक्ति का मृत्यु होना। ये भी नहीं है, भिन्न है। ठीक है ना। जैसे कि ए बी सी ये 3 व्यक्ति हैं। ए बी को मारना चाहता था लेकिन मर जाता है सी, किसी भिन्न व्यक्ति की मृत्यु हो गई ना, तो धारा कौन सी चलेगी यहाँ पर, 301। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। धारा 304A उपेक्षा द्वारा मृत्यु कार्य करना के बारे में बताती है। उपेक्षा द्वारा मृत्यु कार्य करना मतलब एक प्रकार से उतावलेपन में मृत्यु कारित करना। ठीक है ना, गलती से मृत्यु कारित करना, ये बताया गया है धारा 304A में। समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं। धारा 304B में दहेज मृत्यु के बारे में बताया गया है। अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करता है, दहेज के लिए उसको मारता पीटता है और उसकी मृत्यु हो जाती है दहेज के कारण, तो उस व्यक्ति पर कौन सी धारा चलेगी, धारा 304B। ओके। धारा 305 में बताया गया है शिशु या फिर उन्मत्त की आत्महत्या का दुष्प्रेरण। अगर कोई शिशु है, छोटा व्यक्ति है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको समझ नहीं है और कोई अन्य व्यक्ति उस शिशु को मृत्यु कारित करने के लिए कहता है, यानी कि खुद को समाप्त करने के लिए कहता है, तो उस व्यक्ति पर कौन सी धारा लगेगी, धारा 305। एक एग्जाम्पल समझे, जैसे कि ए और बी छोटा बच्चा है। ए बी को कहता है कि तू अपने आप को समाप्त कर ले, अपना जीवन समाप्त कर ले, और बी ने कर भी लिया, तो ए पर कौन सी धारा चलेगी, ए पर धारा चलेगी 305। ठीक है ना। ठीक ऐसी ही धारा है 306, लेकिन यहाँ पर वयस्क व्यक्ति होगा। अगर किसी वयस्क व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया जाता है तो धारा 306 लगाई जाएगी। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक्स और वाई दो व्यक्ति हैं। एक्स वाई को बोलता है कि तू अपना जीवन समाप्त कर ले, और वाई वयस्क व्यक्ति है, समझदार है, और वाई ने अपना जीवन समाप्त कर लिया एक्स के कहने पर, तो एक्स पर कौन सी धारा चलेगी, धारा 306। ठीक है। धारा 307 में हत्या के प्रयत्न के बारे में बताया गया। अगर कोई व्यक्ति हत्या करने की कोशिश करता है तो उस पर कौन सी धारा लगेगी, धारा 307, और इसमें सज़ा का प्रावधान भी किया गया है। सज़ा दी जाएगी 10 वर्ष या आजीवन कारावास। ठीक है ना। धारा 308 में मानव वध के प्रयत्न के बारे में बताया गया है, यानी कि मानव वध का प्रयत्न किया जाता है तो धारा 308 लगेगी। ठीक है ना। मानव वध और हत्या में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। आगे जान लेते हैं। धारा 309 आत्महत्या के प्रयत्न के बारे में बताती है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति खुद का जीवन समाप्त करने की कोशिश करता है तो उस पर धारा लगेगी धारा 309। आप जानते हैं कि हमारा संविधान जीने का अधिकार देता है, मरने का अधिकार नहीं देता। मैं आपको एक केस बताऊंगा। बाय द वे मेरे को केस का नाम याद नहीं है, लेकिन उस केस में जो स्टडी की गई थी वो मेरे को पूरी याद है। देखिए, एक व्यक्ति कह रहा था कि मेरा संविधान मेरे को घूमने फिरने का अधिकार देता है, मैं फिरूं या ना फिरूं मेरी मर्ज़ी। फिर उसने कहा कि मेरा संविधान मेरे को बोलने का अधिकार देता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, मैं बोलूं या ना बोलूं मेरी मर्ज़ी। ठीक ऐसे ही मेरा संविधान मुझको जीने का अधिकार देता है, मैं जीऊं या ना जीऊं मेरी मर्ज़ी। उस व्यक्ति का ये कहना था। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया कि जीने का अधिकार आपका संविधान देता है लेकिन मरने का अधिकार नहीं देता।
जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है, बिल्कुल अलग अलग हैं दोनों। तो याद रखना, जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपना जीवन खुद समाप्त नहीं कर सकता है, ये गैर कानूनी है, ठीक है ना। और इसका उल्लेख किया गया है धारा 309 में। ओके। धारा 312 में बताया गया है गर्भपात के बारे में, अबॉर्शन के बारे में। धारा 320 में बताया गया है घोर उपाधि के बारे में। देखिए, उपाधि का मतलब क्या जाता है, उपाधि का मतलब होता है छोटी मोटी चोट, ठीक है ना। जैसे कि किसी पर तमाचा जड़ दिया या फिर बाल नोच लिए, ठीक है ना, ये होती है उपाधि। घोर उपाधि का मतलब होता है भारी भरकम चोट, जैसे कि किसी के दांत तोड़ दिए, हड्डी तोड़ दी, नाक फोड़ दी या फिर आँख फोड़ दी, इनको बोला जाएगा घोर उपाधि। मतलब घोर उपाधि में क्या होता है, व्यक्ति 20 या 20 से ज़्यादा दिन तक अरेस्ट में रहता है, ठीक है ना, बेड पर पड़ा रहता है, इसको बोला जाता है घोर उपाधि। तो घोर उपाधि का केस में कौन सी धारा लगेगी, धारा 320, ठीक है। धारा 350 में बताया गया है आपराधिक बल के बारे में। धारा 351 में हमले के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है, हमले के बारे में। देखिए, 3 शब्द है, कंफ्यूज मत होना। एक तो है बलवा, ठीक है, एक है दंगा और एक है हमला। बलवे में क्या होता है, बलवे में बेसिकली विधि के विरुद्ध बलपूर्वक तरीके से विरोध किया जाता है, ठीक है ना। 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होते हैं। दंगे में क्या होता है, 2 पक्ष होते हैं और दोनों के दोनों सक्रिय होते हैं। जैसे ए बी को मारना चाहता है और बी ए को मारना चाहता है, तो इसको क्या बोला जाएगा, दंगा बोला जाएगा। जो बलवा है ये प्राइवेट प्लेसेस पर नहीं होता, लेकिन दंगा प्राइवेट प्लेसेस पर हो सकता है। वहीं हमले की बात करें तो हमला भी 2 पक्षों के बीच में होता है, लेकिन एक पक्ष सक्रिय होता है और दूसरा निष्क्रिय होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे 2 पक्ष हैं ए और बी, ए बी को मारना चाहता है लेकिन बी ए को नहीं मारना चाहता है, इस केस को बोला जाएगा हमला। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा बलवा, दंगा और हमले में क्या डिफरेंस है। धारा 354 स्त्री लज्जा भंग के बारे में बताती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट धारा है ये भी। धारा 354 किसके बारे में बताती है, स्त्री लज्जा भंग के बारे में, यानी कि स्त्री के अपमान के बारे में। देखिए, धारा 354 में बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति किसी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करना चाहता है या फिर कोई व्यक्ति स्त्री को कामोत्तेजक चित्र दिखाता है, यौन संपर्क स्थापित करना चाहता है या फिर अश्लील टिप्पणी करता है, तो कौन सी धारा लगाई जाएगी, धारा 354, ठीक है ना। धारा 354 बी है जो, कौन सी धारा, धारा 354 बी है जो, उसमें बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी स्त्री को निर्वस्त्र होने के लिए बाध्य करता है, इन सिंपल लैंग्वेज कपड़े उतारने के लिए बाध्य करता है, तो उस पर धारा 354 बी लगेगी। धारा 354 सी में बताया गया है अगर कोई व्यक्ति किसी स्त्री को छिप कर देखता है, अगर कोई स्त्री ऐसा काम कर रही है जिसको वो खुलेआम नहीं कर सकती है, अगर कोई व्यक्ति उसको उस काम के दौरान देख रहा है, तो उस पर धारा 300 सी लगाई जा सकती है। वहीं धारा 354 डी, धारा 354 डी है जो, उसमें बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी स्त्री का पीछा करता है तो उस पर धारा 354 डी लगाई जा सकती है। ओके। धारा 359, ये बेसिकली धारा 359 है, 359। धारा 359 में व्यापहरण यानी कि किडनैपिंग के बारे में बताया गया है। किडनैपिंग क्या होती है, देखियो, जब किसी आवश्यक व्यक्ति को या फिर ऐसा व्यक्ति जो विकृत चित्त है, यानी कि उसको दुनियादारी की नॉलेज नहीं है, पागल है एक टाइप का, ठीक है ना, अगर उस व्यक्ति को बहला फुसला कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, तो इसको बोला जाता है व्यापहरण। क्या बोला जाता है, व्यापहरण यानी कि किडनैपिंग, ठीक है ना। वहीं अपहरण क्या होता है, जब एक वयस्क व्यक्ति को, जो समझदार व्यक्ति है, उसको ज़ोर ज़बरदस्ती तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, उसको बोला जाता है अपहरण। जैसे कि आपने फिल्मों में देखा होगा, गुंडों के द्वारा जो स्त्री का मतलब जोर ज़बरदस्ती तरीके से अपहरण किया जाता है, किडनैपिंग नहीं की जाती, व्यापहरण नहीं किया जाता, क्योंकि व्यापहरण तो एक आवश्यक व्यक्ति का होता है, ठीक है ना। लड़की वयस्क होती है, उसको समझदारी होती है, ठीक है ना, तो वो अपहरण हो रहा था, ना कि व्यापहरण, ठीक है ना। धारा 366 में विवाह के लिए अपहरण के बारे में बताया गया है। होता है ना, कई बार लड़की को उठा लिया विवाह करने के लिए, तो ये बात लिखी हुई है धारा 366 में। धारा 375 में बलात्कार के बारे में बताया गया, रेप के बारे में। धारा 376 में
बलात्कार संकेत दंड के बारे में बताया गया है। अगर कोई व्यक्ति रेप करता है तो उसको 10 वर्ष से आजीवन कारावास की सज़ा दी जा सकती है। धारा 376 डी में सामूहिक बलात्कार के बारे में बताया गया, यानी कि गैंग रेप के बारे में बताया गया है, और इसकी सज़ा है आजीवन कारावास। आगे बढ़ते हैं। अध्याय 17 संपत्ति से संबंधित है। 16 शरीर से संबंधित था और 17 संपत्ति से संबंधित है। इसमें धाराएं हैं धारा 378 से लेकर 462 तक। धारा 378 चोरी की परिभाषा बताती है और धारा 379 में चोरी के दंड के बारे में बताया गया। अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसको 3 वर्ष की सज़ा हो सकती है, जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। ठीक है ना, सज़ा और जुर्माना। ओके। धारा 390 में लूट के बारे में बताया गया है। ठीक है। और धारा 391 में डकैती के बारे में बताया गया है। चोरी, लूट और डकैती में क्या डिफरेंस होता है? चोरी एक व्यक्ति कर सकता है, 2 व्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन लूट के लिए 5 व्यक्ति, सॉरी 5 नहीं 4, लूट के लिए 4 व्यक्तियों को होना ज़रूरी है। अगर 4 से कम है तो वो लूट नहीं कहलाएगी, चोरी कहलाएगी। ठीक है ना। चोरी 1, 2, 3 व्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन अगर 4 व्यक्ति मिलकर चोरी करते हैं तो उसको क्या बोला जाएगा? लूट बोला जाएगा। और डकैती में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होते हैं। ठीक है ना। आशा करता हूँ आपको इनके बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। अध्याय 20, ब से 20 और ब से ब्याह यानी कि विवाह, विवाह से संबंधित है ये अध्याय। इसमें धाराएं हैं 493 से लेकर 498। जो धारा 494 है उसमें बताया गया है पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना, यानी कि अगर कोई पति या फिर पत्नी शादीशुदा होते हुए भी पुनः विवाह करता है या करती है, उसको धारा 494 के तहत सजा दी जाएगी। ओके। अगला अध्याय है अध्याय 23। यहाँ पर 21 गलती से लिखा गया है, ये अध्याय 23 है। ठीक है ना। और अध्याय 23 में सिर्फ और सिर्फ एक ही धारा है और ये सबसे छोटा अध्याय है। और धारा कौन सी इसमें? धारा 511। ठीक है ना। और इसमें बताया गया है अपराध करने का प्रयत्न, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करने की कोशिश करता है तो उसको धारा 511 के तहत सजा दी जाएगी। और सज़ा क्या होगी? अपराध की सज़ा का आधा। अगर कोई व्यक्ति, जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसको मान लेते हैं 2 वर्ष की सज़ा दी जा रही है। ठीक है ना। चोरी करने पर वैसे तो 3 वर्ष की सज़ा होती है, मान लेते हैं कि 2 वर्ष की सज़ा दी जा रही है उसको। ठीक है ना। 2 वर्ष की सज़ा दी जा रही है। अगर वो चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है, चोरी नहीं की, चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है, यानी कि अपराध करने का प्रयत्न कर रहा है, तो उसको चोरी की सज़ा का आधा, यानी कि 2 वर्ष का आधा 1 वर्ष के लिए सज़ा दी जाएगी। ठीक है ना। तो दोस्तों ये था आईपीसी के बारे में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने यहाँ से बहुत कुछ सीखा होगा। और मेरी आपसे विनती रहेगी कि आप इनके नोट्स भी बना लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसे ज्वाइन करके आप हमारी वीडियो की पीडीएफ पा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।